दिल्ली की केजरीवाल सरकार से दिल्ली हाई कोर्ट ने डेंगू के मसले पर गंभीर सवाल किए हैं। हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है कि डेंगू की रोकथाम के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए और सरकार ने डेंगू से बचाव के लिए कुल कितने पैसे खर्च किए। एमसीडी ने हाई कोर्ट को बताया था कि दिल्ली सरकार ने एमसीडी और डेंगू की रोकथाम के लिए 801 करोड़ रुपए नहीं दिए। हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को 24 सितंबर तक जवाब देने को कहा है। साउथ एमसीडी ने दक्षिणी दिल्ली में रहने वाले तमाम लोगों के लिए डेंगू के फ्री टेस्ट की योजना बनाई है। दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने इसके लिए 2 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। जल्द ही साउथ एमसीडी इसके लिए अलग से जोन्स की लेबोरेटरी की निशानदेही करेगी, जहां जाकर लोग डेंगू के लिए ब्लड सैंपल की जांच करवा पाएंगे। एलजी की दिल्ली के अफसरों को सख्त चिट्ठी का मसला ठंडा नहीं पड़ा है। केजरीवाल कैबिनेट ने सोमवार को ही बैठक में इस चिट्ठी के जवाब में गृह मंत्रालय से सलाह मांगने का फैसला लिया है। दिल्ली सरकार गृह मंत्रालय से पूछेगी कि एलजी किस नियम के तहत अफसरों को सीधे निर्देश भेज सकते हैं। ये भी पूछा जाएगा कि किन शक्तियों के तहत एलजी एक चुनी हुई सरकार के आदेशों को रद्द कर सकते हैं। केजरीवाल पहले ही इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिख चुके हैं। आप विधायक सोमनाथ भारती की अंतरिम जमानत पर दिल्ली हाई कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। शुक्रवार को इस मामले में हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। पुलिस ने हाई कोर्ट से मांग की थी कि सोमनाथ भारती को गिरफ्तारी से मिली छूट रद्द की जाए, तो कोर्ट ने पुलिस से पूछा कि जब 9 सितंबर को मामला दर्ज कर लिया गया था तो अब तक भारती को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। आज कोर्ट के फैसले के बाद ही साफ हो जाएगा कि सोमनाथ को पत्नी पर शोषण के मामले में जेल जाना पड़ेगा या नहीं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उत्तरी दिल्ली नगर निगम के स्कूलों से जुड़े एक मामले में खुद ही संज्ञान लेते हुए एमसीडी से पूछा है कि करीब 746 प्राथमिक स्कूलों में पढ़ रहे करीब 4 लाख बच्चों को अब तक नोटबुक क्यों नहीं दी गई। मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में केजरीवाल सरकार को भी आड़े हाथों लिया है। केजरीवाल सरकार पर एमसीडी को फंड मुहैया न कराने का आरोप है। प्याज की खरीदी के मामले में बीजेपी ने केजरीवाल सरकार से पूछा है कि पहले 5000 मैट्रिक टन की बात करने के बाद केवल 2500 मैट्रिक टन प्याज ही क्यों खरीदा गया और खरीदे गए 2500 मैट्रिक टन प्याज में से अब तक केवल 500 मैट्रिक टन प्याज ही बाजार में क्यों उतारा गया। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल सरकार से पूछा कि क्या इस प्याज की जमाखोरी कर वो प्याज के दाम बढ़ाने में सहयोग करना चाहती है। बीजेपी ने मांग की है कि प्याज की खरीदी के मामले में निष्पक्ष जाँच कराई जाए। दिल्ली मेट्रो आज रोज से ज्यादा ट्रेन चला सकती है। दरअसल आज वर्ल्ड कार फ्री डे मनाया जा रहा है। प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए पूरी दुनिया में एक दिन कार फ्री डे के तौर पर मनाया जा रहा है। ऐसे में अपनी गाड़ियों से चलने वाले लोग भी मेट्रो में सफर कर सकते हैं। मेट्रो में यात्रियों की भीड़ ज्यादा ना हो, इसके लिए दिल्ली मेट्रो ने जरूरत पड़ने पर ज्यादा ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। सनातन संस्था पर बैन लगाने की मांग के बीच शिवसेना सनातन संस्था के बचाव में उतर आई है। शिवसेना ने कहा है कि पहले मामले की जांच होनी चाहिए। संजय राउत ने कहा है कि सनातन संस्था एक धार्मिक संगठन है और शिवसेना ऐसे किसी भी हिंदूवादी संगठन पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ है। सनातन संस्था के साधक समीर गायकवाड़ की गिरफ्तारी के बाद सनातन संस्था अपने साधक के पीछे खड़ी है, तो वहीं ये भी कह रही है कि नरेंद्र दाभोलकर और गोविंद पानसरे की हत्या उनके विचारों की वजह से हुई है। वहीं सूत्रों के मुताबिक सिर्फ तर्कवादी ही नहीं बल्कि नामी टीवी पत्रकार निखिल वागले भी दक्षिण पंथियों के निशाने पर थे। बकरीद के दौरान महाराष्ट्र में 3 दिन के लिए बीफ से बैन हटाने से बॉम्बे हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है। हाई कोर्ट में याचिका के जरिए बकरीद पर 3 दिन के लिए बीफ बैन पर राहत की मांग की गई थी। बीफ बैन का उल्लंघन करने पर 5 साल की सजा और 10,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। एक ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी का विज्ञापन करने के लिए एक्टर रणबीर कपूर और फरहान अख्तर पर मुकदमा दर्ज हुआ है। दोनों एक्टर्स समेत कुल 7 लोगों पर जालसाजी का मुकदमा दर्ज हुआ है। दरअसल इस ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से हाई कोर्ट के एक वकील ने ऑनलाइन करीब 30,000 रुपए देकर एक एलईडी बुक कराई थी, लेकिन न एलईडी मिली न बार बार की हुई शिकायतों का कोई जवाब। तंग आकर पीड़ित वकील ने हाई कोर्ट में याचिका देकर कंपनी और उसका विज्ञापन करने वालों पर जालसाजी का मुकदमा दर्ज करा दिया।
पिछले हफ्ते हुई जोरदार बारिश ने महाराष्ट्र सरकार को बड़ी राहत दी है। दरअसल मराठवाड़ा और विदर्भ के इलाके में सूखे का खतरा खत्म हो गया है। जिलाधिकारियों से मिली रिपोर्ट के बाद सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि अच्छी बारिश की वजह से झीलों का जलस्तर बढ़ा है और मुंबई में अब 20% पानी कटौती से भी मुंबईकरों को राहत मिल सकती है। दरअसल सूखे के खतरे के मद्देनजर मुंबई में कई अहम इलाकों में 20% पानी कटौती का फैसला किया गया था। पिछले हफ्ते हुई जोरदार बरसात के बाद सरकार के लिए एक और मुसीबत का हल निकल आया। दरअसल एक जनहित याचिका का जवाब देते हुए सरकार ने कहा है कि 25 सितंबर को त्र्यंबकेश्वर में होने वाले आखिरी शाही स्नान में गंगापुर डैम से पानी नहीं छोड़ा जाएगा। हाई कोर्ट में जनहित याचिका डालकर कहा गया था कि जब राज्य के कई जिलों में सूखे की नौबत है तो डैम से शाही स्नान के लिए पानी छोड़े जाने पर हालात और भी खराब हो जाएंगे। जेडीयू और आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही कांग्रेस आज बिहार चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। बिहार में कांग्रेस 41 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पहली लिस्ट के ऐलान के साथ ही आज बिहार कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ पार्टी की चुनाव समिति दूसरे दौर की सूची के लिए भी उम्मीदवारों के नामों पर माथापच्ची करेगी। पटना में आज यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बिहार चुनाव से पहले ये पार्टी कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कवायद होगी। बिहार में समाजवादी पार्टी 150 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। लालू यादव के दामाद और मैनपुरी से सांसद तेज प्रताप यादव बिहार में समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक होंगे। चुनाव आयोग ने बिहार में ब्लैक मनी और अघोषित पैसों के लेन देन पर नजर रखने के लिए विशेष टीम बनाई है। इस टीम का मकसद उम्मीदवारों के खर्च पर नजर रखना होगा। वहीं आयोग ने तमाम नेताओं को भी ये हिदायत दी है कि वो चुनाव प्रचार के दौरान महिलाओं के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल न करें। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी की संपत्ति में 1100% का उछाल आया है। उनकी संपत्ति में ये उछाल पिछले 5 साल में आया है। 5 साल पहले चुनाव के दौरान दिए उनके एफिडेविट के मुताबिक उनकी संपत्ति 5 लाख थी, जो मुकदमपुर से उम्मीदवारी के लिए दिए गए हलफनामे के मुताबिक बढ़कर 55 लाख हो गई है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि आरक्षण पर कोई पुनर्विचार नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि हम आरक्षण का सम्मान और समर्थन करते हैं। रविशंकर प्रसाद ने भागवत का भी बचाव किया है। उनके मुताबिक आरक्षण पर बीजेपी और संघ की राय एक जैसी है। दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पर दिए गए एक इंटरव्यू में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरक्षण पर पुनर्विचार की जरूरत की बात कही थी। भागवत के बयान पर मचे बवाल के बीच लालू यादव ने भागवत के बयान पर सरकार को खुली चुनौती देते हुए कहा था कि हिम्मत है तो आरक्षण खत्म करके दिखाएं। यूपी कांग्रेस में जान फूंकने के मकसद से मथुरा में कांग्रेस के चिंतन शिविर को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तीखे हमले किए। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी ने जनता से किए वादे पूरे नहीं किए और वो अपना नुकसान खुद ही कर रहे हैं। राहुल ने कांग्रेस को अपने लिए परिवार की तरह बताया। राहुल ने कहा कि भले ही यूपी में उनकी पार्टी चौथे नंबर की है, लेकिन विचारधारा पहले नंबर की है। मीट बैन की राजनीति पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बड़ा कदम उठाया है। दुर्गा पूजा के दौरान राज्य में मीट की बिक्री पर बैन लगाने से ममता बनर्जी ने इनकार कर दिया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि कुछ लोग राज्य की शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। यूपी की पूर्व सीएम मायावती की मुश्किलें एनआरएचएम घोटाले में बढ़ती दिख रही हैं। एनआरएचएम घोटाले में सीबीआई मायावती से पूछताछ कर सकती है। 10,000 करोड़ के घोटाले में मायावती सरकार में मंत्री रहे बाबूलाल कुशवाहा पहले से जेल में हैं। मायावती आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले पर सफाई दे सकती हैं। साउथ ब्लॉक में आज मोदी कैबिनेट की अहम बैठक होगी। बैठक के बड़े एजेंडे में मूक बधिरों के लिए राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खोलने का प्रस्ताव भी शामिल है। प्रस्ताव के मुताबिक मूक बधिरों के लिए खोले जाने वाले राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की लागत 20 करोड़ रुपए होगी। खुफिया एजेंसियों को मिले इनपुट के मुताबिक लश्कर जैसे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन भारत में 26/11 जैसे किसी बड़े आतंकवादी हमले की फिराक में हैं। सुरक्षा एजेंसियों को मिले नए इनपुट के मुताबिक आईएसआई और पाकिस्तानी नौसेना ऐसी साजिश को अंजाम देने में आतंकवादियों की मदद कर रही हैं। खुफिया इनपुट के मुताबिक देश के बड़े शहरों के अलावा सेना के ठिकाने भी आतंकवादियों का निशाना हो सकते हैं।
सरकार ने नई नेशनल इंक्रिप्शन पॉलिसी लागू करने की तैयारी कर ली है। फिलहाल इस पॉलिसी पर लोगों से सुझाव मांगे जा रहे हैं। अगर ये पॉलिसी इसी रूप में लागू हो जाती है तो आपको अपने व्हाट्सएप, हैंगआउट, ट्विटर और आई मैसेजिंग का डाटा कम से कम 90 दिनों तक सेव रखना होगा, ताकि जरूरत पड़ने पर जांच एजेंसियां इसका इस्तेमाल कर सकें। आगरा में हुए एक सड़क हादसे के बाद अमानवीयता की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। एक घायल शख्स एक बच्चे को गोद में लेकर मदद की भीख मांग रहा था और लोग तमाशबीन बने मोबाइल से हादसे की तस्वीरें निकालते रहे। गुस्साए शख्स मेघ सिंह ने फोटो खींचने वाले एक शख्स को थप्पड़ जड़ दिया। दरअसल मेघ सिंह बाइक पर अपनी एक महिला रिश्तेदार और उसके 2 बच्चों को लेकर NH2 पर जा रहा था कि एक ट्रक ने उसे रौंद दिया। हादसे में महिला और उसके बच्चे की मौत हो गई। बीती रात फिर देहरादून में नशे में धुत एक महिला के हंगामे की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। करीब 35 साल की इस महिला के साथ उसका 5 साल का बेटा भी था। नशे में धुत महिला पुलिस वालों को भी अनाप शनाप बकती रही और आसपास खड़े लोगों से भी गाली गलौज और मारपीट करती रही। बाद में पुलिस ने बमुश्किल महिला को हिरासत में लिया और मेडिकल के लिए भेज दिया। बिलासपुर की सुरंग में फंसे 2 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। NDRF की टीमें अभी भी रेस्क्यू के काम में लगी हुई हैं, लेकिन अब तक तीसरे मजदूर हृदयराम का पता नहीं चल पाया है। अब तक ये भी पता नहीं चल पाया है कि हृदयराम की हालत कैसी है। सुरंग में फंसे मणिराम और सतीश तोमर को हादसे के 220 घंटे बाद बाहर निकाला जा सका। सोमवार सुबह दिल्ली के रघुवीर नगर में हुए ट्रिपल मर्डर पर दिल्ली में आक्रोश ने उग्र रूप ले लिया। मृतकों के शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन कर रहे परिवार वालों ने पुलिस वालों पर पथराव किया तो पुलिस वालों ने लोगों पर लाठियां भांजी। पुलिस और मृतकों के परिजनों में हुई झड़प के बीच देखते ही देखते लोगों ने 3 बाइक को आग के हवाले कर दिया, तो वहीं एक पुलिस की बाइक समेत करीब आधा दर्जन गाड़ियों में तोड़फोड़ की। लोगों को काबू करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। दिल्ली के बादली इलाके में एक हैरान करने वाला वाकया सामने आया है। लोगों की पिटाई से मारे गए शख्स धर्म सिंह की 27 दिन पहले मौत हुई थी। शव की शिनाख्त परिवार और मोहल्ले के कई लोगों ने की थी। पोस्टमार्टम भी हुआ और अंतिम संस्कार भी, लेकिन 27 दिन बाद धर्म सिंह घर वापस लौट आया। परिवार से लेकर पड़ोसी तक और पड़ोसियों से लेकर पुलिस तक अब ये सोचकर परेशान है कि 27 दिन पहले अंतिम संस्कार आखिर किसका किया गया। धर्म सिंह एक ट्रक ड्राइवर है। उसका कहना है कि वो लंबे रूट पर था और 27 दिन से ट्रक चला रहा था। पश्चिमी दिल्ली के मुंडका में सोमवार को दिन दहाड़े प्रॉपर्टी कारोबारी वीरेंद्र फोगाट की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वीरेंद्र अपनी स्विफ्ट कार से मुंडका की तरफ जा रहे थे। उसी वक्त अचानक उन पर 5 से 6 राउंड गोलियां चलाई गई। वीरेंद्र ने अस्पताल ले जाने से पहले ही दम तोड़ दिया। हत्या की वजह आपसी रंजिश मानी जा रही है। गाजियाबाद के लोनी थाने में एक बुजुर्ग महिला की पिटाई का वीडियो सामने आने से हड़कंप मच गया। पुलिस की कार्रवाई पर एक बार फिर सवाल खड़ा करने वाला ये वीडियो साफ दिखा रहा है कि कैसे थाने में एक अधेड़ उम्र की महिला की बेल्ट से पिटाई की जा रही है। इतना ही नहीं, वीडियो में बुजुर्ग महिला पर बहादुरी दिखाता एक पुरुष पुलिसकर्मी भी दिखाई दे रहा है। महिला चेन स्नैचिंग की आरोपी है। वीडियो सामने आने के बाद दारोगा ब्रह्मपाल सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में एक छोटे भाई ने ही अपने बड़े भाई पर एसिड से हमला कर दिया। मामूली पारिवारिक विवाद के बाद हुआ झगड़ा इतना बड़ा हो गया कि बाद में बड़े भाई ने बदला लेने के लिए अपने ही छोटे भाई को मौत के घाट उतार दिया। परिवार में हुई इस खूनी झड़प में हत्या के आरोपी भाई जयदेव की बेटी और बेटे को भी चोटें आई हैं। तीनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रुड़की में देहरादून से आई विजिलेंस की टीम ने नरेंद्र काम्बोज नाम के एक पटवारी को 10,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गांव में एक निर्माण करवाने की इजाजत देने के लिए पटवारी रिश्वत मांग रहा था, लेकिन पीड़ित ब्रजेश ने पटवारी की शिकायत विजिलेंस विभाग को कर दी, जिसके बाद जाल बिछाकर पटवारी को रंगे हाथ रिश्वत देते गिरफ्तार कर लिया गया।
बाहरी दिल्ली के किराड़ी में लोगों की सूझबूझ से एक नाबालिग छात्रा आज महफूज है। 19 साल का युवक मोहल्ले में रहने वाली एक 8 साल की बच्ची को बहला फुसलाकर साइकिल पर बैठाकर ले जा रहा था। उसी वक्त शक होने पर लोगों ने उससे पूछताछ करनी चाहिए तो वो भागने लगा और लोगों ने उसे दबोच लिया। बाद में बच्ची ने बताया कि आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की थी। पटना से बक्सर की ओर जाने वाली एटीएम वैन को लूटने की योजना बना रहे 10 अपराधियों को बिहार पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। आलमगंज थाना की पुलिस के मुताबिक इन 10 में से 3 हिस्ट्री शीटर हैं। अपराधियों के पास से पुलिस ने 2 देसी कट्टा, 1 पिस्टल, 9 मोबाइल, 7 जिंदा कारतूस और 2 मोटरसाइकिल बरामद की हैं। भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने वॉशिंगटन में चल रहे लीडरशिप समिट में हिस्सा लिया और भारत और अमेरिका के बीच सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के साथ साथ सांस्कृतिक रिश्ते की मजबूती पर जोर दिया। वहीं अमेरिकी विदेश सचिव जॉन कैरी ने भी कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्तों में अब जैसी गर्माहट पहले कभी नहीं रही। कैरी ने कहा कि मोदी और ओबामा को एक दूसरे से बात करते देखना वाकई बेहद रोचक होता है। नेपाल के नए संविधान पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब तक अलग अलग जगहों पर हुए प्रदर्शन में दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है। संयुक्त मधेशी मोर्चा नेपाल के नए संविधान में देश से बाहर रिश्ते रखने वाले लोगों से जुड़े नियमों को लेकर विरोध कर रहा है। भारत सरकार ने भी नेपाल के हालात पर चिंता जताई है और नेपाल की सरकार से विवादित मुद्दों पर सर्वसम्मति से फैसला लेने की अपील की है। सैकड़ों शार्क मछलियों का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ है। सोशल प्लेटफॉर्म वीमियो पर इस वीडियो को 24 घंटे से भी कम समय में 10,000 से ज्यादा लोगों ने देखा। वीडियो में सैकड़ों शार्क मछलियां एक साथ तैरती और खेलती हुई दिख रही हैं। शार्क मछलियों की ये तस्वीरें एक ड्रोन कैमरे से ली गई हैं।